तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग इवान इंग्लिश का चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। इवान की जो इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग है मैंने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ाया था और मैंने इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग उसमें जाके चेक कर सकते हैं अगर जिन्होंने नहीं देखा है। तो चलिए आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर B.1.1 जो पहला क्वेश्चन है, थिंक एंड टेल, ठीक है, सोचो और बताओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, ठीक है। तो पहला निम्नलिखित दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए है हु वॉज इवान और बी क्वेश्चन है वेयर डिड ही लीव। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ए और बी। सी क्वेश्चन है हु वॉज हिज नेबर, ठीक है बच्चों। डी हु बिगेन टू क्वेरल और ई क्वेश्चन है हु एनकरेज देम टू रिकनसाइल। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है इसका, हु वॉज इवान, इवान कौन था। इवान वॉज अ रिच फार्मर, इवान जो था वह एक अमीर या धनी किसान था, ठीक है। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। ही लिव्ड इन अ विलेज ऑफ रशिया, वह रशिया के एक गांव में रहता था। हु वॉज हिज नेबर, उसका पड़ोसी कौन था। हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, हिज मीन्स उसका, नेबर मीन्स पड़ोसी, उसका पड़ोसी कौन था। गैब्रियल वॉज हिज नेबर, गैब्रियल उसका पड़ोसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिगेन टू क्वेरल, कह रहा है, पूछ रहा है किसने लड़ाई शुरू की। बिगिन मतलब शुरू करना, क्वेरल मतलब लड़ाई या झगड़ा, हु मीन्स कौन। तो किसने लड़ाई शुरू की। गैब्रियल, इवान एंड देयर वाइफ स्टार्टेड टू क्वेरल। गैब्रियल, इवान और जो उन दोनों की पत्नी थी, गैब्रियल की पत्नी और इवान की पत्नी, इन्होंने स्टार्टेड टू क्वेरल, शुरू किया लड़ाई झगड़ा। ई क्वेश्चन है हु एनकरेज देम टू रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है फिर से मेल मिलाप करना, ठीक है। तो कह रहा है किसने मेल मिलाप करने के लिए, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया, किसने उनका मेल मिलाप किया। इवान्स ओल्ड फादर एनकरेज देम टू रिकनसाइल, इवान के जो बूढ़े पिता थे उन्होंने ही प्रोत्साहित किया था उनको मेल मिलाप कराने के लिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो यहाँ पे सेंटेंस या स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, अगर सही है, ट्रू मीन्स सही है तो टी लिखें, और अगर फॉल्स है यानी गलत है तो एफ लिखें। तो पहला ए है इवान वॉज अ रिच फार्मर, तो क्या है बच्चों, यह सही है। इवान जो है वह रिच फार्मर था। क्या था बच्चों, इवान वॉज अ रिच फार्मर। देखिए, इवान वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया, ही वॉज रिच। तो इवान कैसा था, रिच था, अमीर था। द hen laid eggs in the street, नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि जो अंडा चिड़िया, जो मुर्गी ने अंडा दिया था वह स्ट्रीट मतलब किसी गली में दिया था। तो यह क्या है बच्चों, स्टेटमेंट गलत है, गली में नहीं दिया था, जबकि गैब्रियल के हाउस में चार दीवारी के अंदर दिया था। गैब्रियल अपरूटेड इवान्स बियर्ड, तो देखिए गैब्रियल ने इवान की जो दाढ़ी थी वह उखाड़ना चाहिए थी। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर है इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, लेकिन ये क्या था, गैब्रियल ने नहीं उखाड़ा था इवान का दाढ़ी, बल्कि इवान ने उखाड़ा था गैब्रियल का दाढ़ी। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है, इवान ने गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ना चाहा था, ना कि गैब्रियल ने। तो यह भी हो गया क्या बच्चों, फॉल्स है, गलत। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, क्या गुस्सा जो है वह बर्बादी की ओर ले जाता है, यह सही है, ट्रू।
फिर है इवान एंड गैब्रियल डिड नॉट बिकम रिकनसाइल्ड, मतलब कह रहा है कि इवान और गैब्रियल में मेल मिलाप नहीं हुआ। डिड नॉट बिकम रिकनसाइल्ड मतलब मेल मिलाप नहीं हुआ, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इवान और गैब्रियल में मेल मिलाप हो गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो हमें लेसन में से फिल इन द ब्लैंक्स को करना है, यानी ये जो ब्लैंक्स है यानी जो ये खाली जगह दिया है उसे हमें क्या करना है बच्चों, फिल करना है। और किससे करना है, चैप्टर को देखते हुए, लेसन जो हमने ये पढ़ा है इससे देखते हुए। इवान एंड गैब्रियल वर क्या थे बच्चों, ये नेबर्स थे। देखिए इवान और गैब्रियल क्या थे, गैब्रियल वॉज हिज नेबर, क्या थे बच्चों, नेबर थे, पड़ोसी थे। तो NEIGHBOUR नेबर्स, ठीक है, ये लोग क्या थे, पड़ोसी थे। इवान्स फादर वॉज ओल्ड एंड क्या था बच्चा वो, बच्चों वह वाइज थे मतलब चालाक और होशियार थे। इवान्स हैंड फ्ल्यू ओवर द, कहां चला गया था बच्चों, फेंस, चार दीवारी जो होती है उसके अंदर चली गई थी उड़कर। डैश वेंट टू इंक्वायर इनटू द मैटर, तो देखिए कौन गया था इंक्वायर करने, मतलब पूछताछ करने की क्या मामला है, कौन सी बात है, उसकी पूछताछ करने कौन गया था, तो इवान्स डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ क्या होता है बच्चों, हम बहू को इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहते हैं ना बहू। तो इवान की जो बहू थी यानी इवान्स की डॉटर इन लॉ जो है वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉटर इन लॉ, इवान्स डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अट नहीं पाएगा, इवान्स डॉटर इन लॉ। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है, इवान्स डॉटर इन लॉ, ठीक है, इवान। तो हमारा ई वाला है बच्चों, क्या है ई, डैश स्टार्टेड क्वारलिंग, तो किसने लड़ाई शुरू किया था बच्चों, गैब्रियल और इवान ने लड़ाई शुरू की थी। तो हम यहां लिखेंगे GABRIEL, गैब्रियल, इवान, दोनों लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलकर लड़ाई, दोनों की वजह से दोनों ने शुरू की थी। गैब्रियल इवान स्टार्टेड क्वारलिंग। एट लास्ट इवान एंड गैब्रियल बिकेम, एट लास्ट मतलब लास्ट में, अंत में, इवान एंड गैब्रियल बिकेम क्या हो गया बच्चों, उन्होंने मेल मिलाप कर लिया, रिकनसाइल्ड, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, उन्होंने मेल मिलाप कर लिया, रिकनसाइल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे मेक अ कंप्लीट स्टोरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया उसको आप ध्यान से समझिएगा। अरेंज मतलब कह रहा है इसको लगाइए, अरेंज करिए एक के बाद एक, फॉलोइंग सेंटेंसेस जो निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, इन प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम में, ठीक है, क्या बच्चों, प्रॉपर ऑर्डर मतलब सही क्रम में, सो दैट दे मेक अ कंप्लीट स्टोरी, ताकि ये जो है एक कंप्लीट यानी पूरी कहानी को अच्छे से बना सके। तो इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों कि देखिए, इवान वॉज अ रिच फार्मर फ्रॉम रशिया, शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, मतलब उस मुर्गी ने गैब्रियल के घर में अंडा दे दिया। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, मतलब ये तीसरा लाइन दे दिया है। पहला लाइन दिया है, देखिए बच्चों, पहला लाइन दिया है कि इवान जो है वह अमीर किसान था रशिया का। फिर उसके बाद उसने तुरंत ये कह रहा है कि उसने मुर्गी का तो यहाँ नाम नहीं लिया है, उसने अंडा दिया गैब्रियल के घर में। और फिर इसके बाद लाइन कह रहा है कि इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, मतलब इवान ने उसका दाढ़ी उखाड़ना चाहा। तो ये क्रम में कहानी नहीं है, इसको हमें देखिए मैंने यहाँ पे सारे लिखे हैं और इसे हमें क्रम में इसकी कहानी बनानी है। तो सबसे पहला जो लाइन शुरू होगा कहानी का वह होगा, इवान वॉज अ रिच फार्मर फ्रॉम रशिया। तो यहाँ मैंने ए लिखा है, ए वाला सेंटेंस सही है कि इवान जो है वह रशिया का एक अमीर किसान था। ए के बाद बी, मतलब उस लाइन के बाद कौन सी लाइन हम लिखेंगे बच्चों, ये देखिए बी मैंने यहाँ लिखा है, ये वाली लाइन को, जो इसमें क्वेश्चन में डी लाइन है वह लाइन कौन सी होगी बच्चों, बी लाइन होगा। तो बी लाइन कौन सा होगा, गैब्रियल वॉज हिज नेबर, गैब्रियल जो है उसका पड़ोसी था।
फिर सी लाइन देखिए, ये वाला होगा। वन डे इवान्स hen फ्लू अक्रॉस द फेंस। एक दिन इवान की मुर्गी उस चार दीवारी के अंदर चली गई। सी के बाद डी वाला सेंटेंस जो होगा ये वाला होगा। जब मुर्गी चली गई जाने के बाद शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। उसने गैब्रियल के घर में एक अंडा दिया। यह लाइन जो बी है इसमें वह सही में डी लाइन होगा। ठीक है, तब देखिए ई लाइन कौन सा होगा? एफ वाली लाइन जो है वो ई होगी। इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स बिगेन टू क्वारल। ठीक है, इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स बिगेन टू क्वारल। इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां लड़ना शुरू कर दिया। ई के बाद एफ जो होगा वो ये लाइन होगा। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड। जब लड़ाई हो रही थी तो इवान ने गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ा। ठीक है, एफ के बाद जी लाइन क्या होगा? दाढ़ी जब उखाड़ा उसने, गैब्रियल वेंट टू कोर्ट। तो गैब्रियल कहाँ चला गया बच्चों? वह अदालत, कोर्ट में चला गया। जी एच लाइन, इट रून्ड देम फाइनेंशियली। और इसकी वजह से उनको फाइनेंशियली मतलब पैसे रुपए की बहुत ज्यादा उनको बर्बादी हो गई। ठीक है, कोर्ट में जाने से। एच लाइन। आई लाइन क्या होगा बच्चों? फाइनली इवान्स फादर पैसिफाइड इवान एंड हिज नेबर। ठीक है, फिर फाइनली मतलब अंत में इवान के पिता ने इस मैटर को पैसिफाइड किया। क्या किया बच्चों? इस मैटर को क्या किया उन्होंने? पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, तो इस मैटर को उनके पिता ने शांत किया। उनका और उनके नेबर के बीच में जो भी प्रॉब्लम था उसे शांत किया। इसके बाद आई के बाद क्या होगा? जे, इवान एंड गैब्रियल बिकेम रिकंसाइल्ड। इवान और गैब्रियल फिर से क्या हो गए बच्चों? मेल मिलाप करके उनका मेल मिलाप हो गया। तो ये जो ABCD है इन्होंने गलत क्रम में लिखा है। ठीक है, प्रश्न में ABCD का जो सेंटेंस है इन्होंने गलत क्रम में लिखा है और हमें आंसर क्या करना है? उससे सही क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? कॉपी में सबसे पहले जब आंसर लिखेंगे आप, तो मैंने यहाँ जो A लिखा है, A वाले लाइन में ये वाला लाइन लिखेंगे। उसके बाद अपने आंसर में B वाला लाइन आपका ये होगा, C लाइन आपका ये वाला होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है C। ठीक है बच्चों, डी लाइन जो होगा आपका ये देखिए, डी लाइन ये वाला होगा। फिर आपका ई लाइन ये होगा। ई के बाद एफ के बाद जी लाइन, ये वाली लाइन एच आई जी। तो आपको कॉपी में ABCD करके इस तरह से अलग अलग करके इसको लिखना है, जो मैंने लिखा है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आंसर मतलब उत्तर दीजिए। ईच मतलब हर एक, मतलब तीनों प्रश्न का, हर एक प्रश्न का। फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित। फॉलोइंग का क्या अर्थ होता है बच्चों? निम्नलिखित। निम्नलिखित का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ दिया गया है। तो 50 वर्ड में करीब करीब आपको इसके तीनों के आंसर लिखने हैं, ABC। एक क्वेश्चन है, इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग। तो कह रहा है इन एंगर, एंगर का अर्थ होता है बच्चों गुस्सा। ठीक है, तो गुस्सा में यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। डोंट नो मीन्स नहीं जानते हो। व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू आर सेइंग का मतलब व्हाट मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, सेइंग मीन्स कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो, एंड और डूइंग क्या कर रहे हो। मतलब गुस्से में तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है बच्चों, कह रहा है डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो। एग्री मतलब किसी के बात से सहमत होना। तो कह रहा क्या तुम सहमत हो इस स्टेटमेंट से। हाउ डज एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो कह रहा है तो हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो कैसे गुस्सा जो है लीड ले जाता है डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है बच्चों बर्बादी या विनाश। तो कैसे गुस्सा हमें विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर है ये यस, हाँ,
आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मैं जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे सहमत हूं। इन एंगर, गुस्से में, पीपल डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग एंड डूइंग, पीपल, लोग, डोंट नो, नहीं जानते हैं, व्हाट दे आर सेइंग, वे क्या कह रहे हैं, एंड डूइंग, क्या कर रहे हैं। In the chapter, we saw that Ivan and Gabriel were good neighbors. चैप्टर में मतलब अध्याय में we saw हमने देखा है that कि इवान एंड गैब्रियल, इवान और गैब्रियल were good neighbors, दोनों अच्छे पड़ोसी थे। But लेकिन they fought badly along with their family over an egg. लेकिन उन्होंने लड़ाई किया, बैडली मतलब बुरी तरह से, अलॉन्ग विद देयर फैमिली, एक दूसरे के परिवार के साथ उन्होंने लड़ाई किया, ओवर एन एग, एक अंडे के लिए। ठीक है। दे बोथ फाइल्ड अ केस, उन दोनों ने अदालत में एक केस को दर्ज किया। फाइल्ड मतलब केस दर्ज करना, फाइल्ड ए केस दर्ज किया। एंड द हियरिंग प्रोलॉन्ग, और उसकी सुनवाई जो है प्रोलॉन्ग, बहुत लंबी चली। इट रून्ड देम फाइनेंशियली, और इस वजह से उनको जो है पैसे रुपए से पूरी तरह से उनकी जो उनको बर्बादी हो गया। रूंड मतलब बर्बाद होना, बर्बाद हो गया, पैसा रुपए बिल्कुल खत्म हो गया। दे हैड नो पीस एंड हैप्पीनेस, उनके पास अब शांति और खुशी नहीं थी। इन दिस वे एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, इस तरह से गुस्सा जो है वह विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है। तो चलिए बी क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो बी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बी क्वेश्चन और सी क्वेश्चन करते हैं। तो बी क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ मैन इन योर ओपिनियन वॉज इवान्स फादर। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैन, किस तरह का आदमी, टाइप मतलब तरह, ठीक है, प्रकार। तो आप यहां कह सकते हैं किस तरह का आदमी, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, ओपिनियन मतलब राय, योर मतलब आपकी, इन योर ओपिनियन आपकी राय में, वॉज इवान्स फादर, जो इवान के पिता थे वो किस तरह के आदमी थे आपकी राय में। वॉट डिड ही डू टू पैसिफाई इवान एंड हिज नेबर, कह रहा है उन्होंने क्या किया, वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया, पैसिफाई मतलब इवान और उसके जो पड़ोसी के बीच में जो झगड़ा था उसको शांत करने के लिए इवान के पिता ने क्या किया। तो आंसर लिखेंगे बच्चों हम लोग, इन माई ओपिनियन इवान्स फादर वॉज ए वाइज पर्सन, मेरे ख्याल से इवान के जो पिता थे वह एक बुद्धिमान और होशियार इंसान थे। ठीक है। ही पैसिफाइड देम बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट हेट्रेड लीड्स टू हेट्रेड, तो उन्होंने ही पैसिफाइड, उन्होंने पैसिफाइड किया मतलब शांति, इस समस्या को सुलझाया, मतलब देम, पैसिफाइड देम मतलब देम बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड, मतलब उनको अंडरस्टैंड, इस बात को समझाया कि हेट्रेड लीड्स टू हेट्रेड, नफरत जो है नफरत को जन्म देती है, या नफरत करने से नफरत ही फैलता है। उन्होंने इस बात को इवान को और उनके नेबर को समझाया। ही आस्क्ड देम टू, उन्होंने उन लोगों से कहा, फॉरगिव ईच अदर मतलब एक दूसरे को माफ कर दो, एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, एक दूसरे को माफ कर दो और जो पुराना विवाद है, ओल्ड डिस्प्यूट मतलब जो पुरानी बात है या पुराना जो विवाद है उसे खत्म करो और एक दूसरे को माफ करो। फॉरगेट मतलब भूल जाओ और फॉरगिव मतलब माफ करो। तो जो पुराना विवाद है उसे भूल जाइए और एक दूसरे को माफ कर दीजिए। ठीक है। सी क्वेश्चन है, इफ यू वर इवान्स नेबर व्हाट वुड यू डू टू सॉल्व दिस क्वेरल। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ यू वर इवान्स नेबर, इफ मीन्स अगर, यू वर तुम, अगर तुम इवान के पड़ोसी होते, व्हाट वुड यू डू तुम
क्या करते टू सॉल्व दिस क्वेरल, इस झगड़ा को, सॉल्व मतलब सुलझाना, इस झगड़े को सुलझाने के लिए तुम क्या करते। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इफ आई वर इवान्स नेबर, अगर मैं इवान का पड़ोसी होता, आई वुड ऑल्सो लेट देम अंडरस्टैंड, मैं भी उन्हें ये बात समझाता, अंडरस्टैंड मतलब समझाना, ठीक है, मैं ये बात समझाता दैट हेट्रेड लीड्स टू हेट्रेड, कि नफरत करने से नफरत ही फैलता है। सो दे शुड लीव देयर क्वारल असाइड, इसलिए उनको अपना लड़ाई या झगड़ा एक तरफ कर देना चाहिए, ठीक है, एक तरफ कर देना चाहिए। एंड लिव इन पीस वंस अगेन, मतलब उनकी लड़ाई को एक तरफ खत्म कर देना चाहिए और फिर से शांति के साथ एक बार फिर से शांति से रहना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों आपका ए बी सी, तीनों क्वेश्चन आपका ये मैंने ये करा दिया आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर है वर्ड स्टडी, शब्द की पढ़ाई। करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, तो कह रहा है करेक्ट सही कीजिए फॉलोइंग जो दिए गए हैं मिस स्पेल्ड, मतलब इनके जो स्पेलिंग दिए गए हैं वो गलत है। मिस स्पेल्ड मतलब यह स्पेलिंग गलत है वर्ड्स, तो जो स्पेलिंग जो गलत है इसे आपको सही करना है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ड है बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखिए जो गलत वर्ड था मैंने यहाँ लिखा है और उसको जो सही करना है मैंने यहाँ पे लिखा है। तो PEICE इसका सही वर्ड क्या है बच्चों, जो सही शब्द है PIECE, पीस, पीस मीन्स टुकड़ा। फॉरगेट, फॉरगेट का स्पेलिंग सही होगा FORGET, यहाँ पे A दिया है, T के बाद E दिया, ये गलत है, GET होगा। फॉरगेट मतलब भूल जाना। अपरूटेड मतलब उखाड़ना, लेकिन यहाँ पे R के बाद डबल O होगा, ठीक है, डबल O, तो यह गलत है। फेंस का स्पेलिंग होता है FENCE और इसमें A दिया है, यह गलत है। फेंस का मतलब चार दीवारी। डिस्ट्रक्शन, ठीक है, OIN दिया है इसमें बच्चों, यहाँ पे भी I गलत है, यहाँ पे क्या होगा E और OIN की जगह होगा ION, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब विनाश। चलिए तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग इन कॉलम B, तो कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है, इसका मीनिंग इधर दिया हुआ है। तो फार्मर, ठीक है, फार्मर वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग इन कॉलम B, तो हमें इससे इसको मैच करना है। लेबोरियस, रूडली, क्वेरल, फॉरगिव, ठीक है। फॉरगिव का अर्थ होता है बच्चों माफ करना और पार्डन का भी अर्थ होता है बच्चों माफ करना, ठीक है। क्वेरल मतलब लड़ाई और डिस्प्यूट मतलब विवाद, तो लड़ाई झगड़ा, क्वेरल, डिस्प्यूट। रूडली का अर्थ होता है बच्चों रूखा, ठीक है, तो हार्शली का भी अर्थ होता है रूखा। लेबोरियस का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत, ठीक है, लेबोरियस मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग मतलब ज्यादा मेहनत। और फार्मर को क्या कहते हैं, फार्मर का भी मीनिंग होता है पीजेंट, ठीक है, तो ये मैच हो गया आपका। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन C.3, pick out sentences from the lesson in which the following words have been used, then use these words in your own sentences। तो यहाँ पे जो नेबर, कंफर्टेबल, हेट्रेड, विजडम, एडवाइस, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, जो शब्द दिए गए उन्हें हमें इंग्लिश के वाक्य में प्रयोग करना है। क्या करना है बच्चों, इंग्लिश का वाक्य बनाना है। तो चलिए इसका इंग्लिश का वाक्य बनाते हैं हम लोग। देखिए मैंने बनाया है नेबर, ठीक है, तो सिंपल सा हम बना सकते हैं रमेश वॉज हिज नेबर, या रमेश वॉज माई नेबर, या आप प्रेजेंट टेंस में जैसे सीता इज माई नेबर, सीता मेरी पड़ोसी है, तो यहाँ पे कुछ भी आप बना सकते हैं। रमेश वॉज हिज नेबर मतलब रमेश उसका पड़ोसी है। मान लीजिए मेरे किसी पड़ोसी का नाम है, जैसे मान लीजिए सीता है, सीता इज माई नेबर, सीता मेरी पड़ोसी है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। कंफर्टेबल, वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से हैं। कंफर्टेबल मतलब अच्छे से रहना, एक दूसरे के साथ
कंफर्टेबल रहना, अच्छे से रहना। तो वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल है। हेट्रेड, हेट्रेड मीन्स नफरत। हेट्रेड लीड्स टू हेट्रेड, नफरत नफरत को जन्म देती है, नफरत करने से नफरत फैलता है। विजडम, ठीक है, विजडम, यू लूज योर विजडम, ठीक है। तो विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमता, ठीक है। क्या होता है बच्चों? विजडम का अर्थ बुद्धिमता। तो तुमने अपनी बुद्धिमता खो दी, यू लूज योर विजडम। एडवाइस मतलब सलाह देना, प्लीज गिव मी एडवाइस, आप कृपया मुझे आप सलाह दें, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ग्रामर का पोर्शन है ये। इवान वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया। He had 3 sons who were laborious. उसके 3 बेटे हैं जो काफी लेबोरियस है, मेहनती हैं। Gabriel went to court by bus, but Ivan went there by train. Gabriel जो है वो कोर्ट बस से गया और इवान जो है वह कोर्ट ट्रेन से गया। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। अब आपको मैं कुछ यहाँ पे जो दिया गया मीनिंग मैं इसको समझाती हूँ। All the 3 sentences given above have 2 separate sentence structure. कह रहा है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है बच्चों, इसमें 2 तरह का अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। वह क्या है देखते हैं हम लोग। ए यानी ए वाला सेंटेंस, ए कंसिस्ट ऑफ इवान वॉज फार्मर, ठीक है। इवान जो है किसान था। एंड हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया, जो रशिया के एक गांव में रहता था। द सेकेंड, अब सेकेंड पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, उस पर आधारित, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इवान जो है वह किसान था और वह जो है विलेज, रशिया के एक विलेज में रहता था। तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि रशिया के विलेज में कौन रहता था? तो रशिया के विलेज में इवान रहता था जो कि किसान था। तो यहाँ 2 स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि वो किसान है और दूसरा बता रहा है कि वह रशिया में रहता है। लेकिन विलेज, रशिया के विलेज में रहता है वो कौन रहता है? इवान ही रहता है। तो यह सेंटेंस इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे ही कहते हैं डिपेंडेंट होना। सिमिलरली सेंटेंस बी कंसिस्ट ऑफ ही हैड 3 सन्स, ठीक है। तो बी सेंटेंस में कह रहा है उसके 3 बेटे थे। एंड हु वर लेबोरियस, जो मेहनती थे। तो हम कह सकते हैं ना बच्चों, कौन मेहनती था? तो उनके 3 बच्चे मेहनती थे। तो ये सेंटेंस एक दूसरे के डिपेंडेंट है, यानी कि सेकंड जो पार्ट है वह फर्स्ट पार्ट के पर आधारित है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वह फर्स्ट पार्ट पर आधारित है। The second is again dependent on the first. Sentence C also has 2 separate sentence structure. Both these structures are independent. तो देखिए अब कह रहा है कि पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन कौन सा हो गया बच्चों? हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया सेकंड पार्ट है, और इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो है वह है हु वर लेबोरियस। तो यह सेकंड पार्ट जो है वह फर्स्ट पार्ट पर आधारित है या जुड़ा हुआ डिपेंडेंट है। लेकिन जो सी सेंटेंस है उसमें सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट पर नहीं डिपेंडेंट है। जैसे गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, यह दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस बात को समझिएगा, ट्रेन से कौन गया? इवान गया। बस से कौन गया? गैब्रियल गया। तो यह जो सेंटेंस है वह अलग है और यह जो सेंटेंस है यह अलग है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया कि इवान ट्रेन से गया और यहाँ गैब्रियल बस से गया। तो यह स्ट्रक्चर अलग है, यह स्ट्रक्चर अलग है। इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब यह डिपेंडेंट नहीं है इस पे, यह इनडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है। सेंटेंसेस ए एंड बी देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो एक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। A principal clause is that which has independent identity, whereas a subordinate clause depend on the principal clause. इसका अर्थ क्या होता है अब आप समझिए। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, और दूसरा ये है। यहाँ पे एक ये है
और दूसरा ये पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जो सेकंड पार्ट पहले पार्ट पे डिपेंड करता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पहला है वह प्रिंसिपल क्लॉज है और जो सेकंड स्ट्रक्चर है सेंटेंस का उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। उसी तरह से ही हैड 3 सन्स प्रिंसिपल क्लॉज है और हु वर लेबोरियस सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो चलिए, सेंटेंस ही कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। तो सेंटेंस 3 दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, मैंने बताया वो एक दूसरे पे आधारित नहीं है, वो अलग अलग है। तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो 3 तरह के क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कह रहा है नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट कौन सा है और कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो 1 से लेकर 6 तक के सेंटेंस है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो पहला है आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, ठीक है। मैं नहीं जानता वह कहाँ रहती है। तो देखिए, वह कहाँ रहती है ये किससे पूछा जा रहा है? इनसे पूछा जा रहा है। तो आई डोंट नो प्रिंसिपल क्लॉज है और वेयर शी लिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। दूसरा है एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स हु वर लेजी। एक बूढ़े आदमी के 4 बेटे हैं जो लेजी हैं, मतलब आलसी हैं। तो आलसी कौन है? ये 4 बेटे। तो यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यह हो गया बच्चों आपका प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, ऊपर वाला सेंटेंस कौन सा हो गया बच्चों आपका? प्रिंसिपल क्लॉज। और हु वर लेजी जो है बच्चों कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, रामू वॉज पुअर बट हिज सिस्टर वॉज ऑनेस्ट, ठीक है। रामू गरीब था लेकिन उसकी बहनें ईमानदार थीं, ठीक है। आई कांट फॉरगेट यू एज लॉन्ग एज आई लिव, ही इज अगली बट हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल। तो रामू वॉज पुअर बट हिज सिस्टर वॉज ऑनेस्ट। तो गरीब कौन है बच्चों? रामू है, लेकिन उसकी बहन जो है वह ऑनेस्ट है, ठीक है। तो उसकी बहन ऑनेस्ट है और रामू गरीब है। तो यह कौन सा क्लॉज हो जाएगा बच्चों? ये हमारा कौन सा क्लॉज हो जाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। क्योंकि उसकी बहन तो सिस्टर वॉज ऑनेस्ट, बहन ईमानदार है और रामू गरीब है। इसका इससे सेंटेंस का इंडिपेंडेंट, उसकी बहन ईमानदार है या इंडिपेंडेंट है रामू वॉज पुअर से। आई कांट फॉरगेट यू एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता जब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो आई कांट फॉरगेट यू क्या हो गया बच्चों? यह प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। और यह है बच्चों आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। ही इज अगली बट हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है लेकिन उसकी पत्नी सुंदर है। तो वह सुंदर नहीं है और पत्नी सुंदर है, यह दोनों अलग अलग बात है। वह सुंदर नहीं है और उसकी मानी पति सुंदर नहीं है, पत्नी सुंदर है। यह एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो यह वाक्य जो हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अभिषेक वॉज फंड ऑफ रसगुल्लास बट ही डिड नॉट लाइक जलेबीज, ठीक है। अभिषेक को रसगुल्ला पसंद है लेकिन जलेबी नहीं पसंद है। अभिषेक के बारे में ही कहा जा रहा है कि उसे जलेबी नहीं पसंद है, रसगुल्ला पसंद है। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्योंकि जलेबी भी अभिषेक से जुड़ा है और रसगुल्ला भी अभिषेक से जुड़ा है। तो यह जो पहला वाला वाक्य हो गया बच्चों आपका, यह हो गया प्रिंसिपल क्लॉज,
कौन सा क्लॉज हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। और बट ही डिड नॉट लाइक जलेबी, यह हो गया आपका बच्चों सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड देन विद द होल क्लास, ठीक है। तो ए है हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत, नफरत को जन्म देती है। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, गुस्सा विनाश की ओर ले जाता है। तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, इस प्रश्न में सिर्फ चर्चा करना है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों एफ वाले में, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक लिस्टेड इन इवन फॉर डिस्कशन। तो कह रहा है कि जिस टॉपिक पे आपने चर्चा किया उसको आपको लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। एफ, एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, गुस्सा विनाश की ओर ले जाता है। तो इंग्लिश में हमको इसे लिखना है, एंगर इज टू बैड, गुस्सा बहुत ही बुरा होता है। एन एंग्री पर्सन हैज नो कंट्रोल ओवर सेल्फ, ओवर सेल्फ मतलब अपने ऊपर। एन एंग्री पर्सन, एक गुस्से में इंसान जो होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है अपने ऊपर। ही कांट जज, वह जज नहीं कर पाता है बिटवीन गुड एंड बैड, मतलब क्या सही है क्या गलत है, या क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बीच में जो है वह समझ नहीं पाता है। कांट जज, समझ नहीं पाता है। एंगर डिस्ट्रॉयज हिज पीस ऑफ माइंड, गुस्सा उसका जो शांति है, मानसिक शांति जो है वह जो है क्या करता है बच्चों? डिस्ट्रॉय, खत्म कर देता है। मेनी क्वारल्स हैव बीन स्टार्टेड ड्यू टू एंगर, बहुत से लड़ाई झगड़े जो हैं वह शुरू होते हैं, क्यों शुरू होते हैं बच्चों? गुस्से की वजह से ही शुरू होते हैं। एंड इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और यह विनाश की ओर ले जाता है। एंगर रून द लाइफ ऑफ पीपल, गुस्सा जो है लोगों की जिंदगी जो है वो क्या करता है बच्चों? बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। रून मतलब खराब कर देता है। सो पीपल शुड थिंक, इसलिए लोगों को यह सोचना चाहिए। शुड थिंक मतलब सोचना चाहिए। ओवर अ डिस्प्यूट, किसी भी विवाद पर सोचना चाहिए। कूल हेडेड मतलब ठंडे दिमाग, कूल हेडेड का मतलब बच्चों ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एंड लीव, और एंगर एसाइड, और गुस्से को नहीं करना चाहिए एक तरफ, गुस्से को एक तरफ रखना चाहिए। इस साइड मतलब अलग रखना चाहिए, एक तरफ रखना चाहिए। एंगर इज आवर वर्स्ट एनिमी, गुस्सा हमारा सबसे बुरा दुश्मन होता है। सबसे खराब दुश्मन कौन सा होता है बच्चों? हमारा गुस्सा। एंड वी शुड कंट्रोल इट, और हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। अपने गुस्से को हमें हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। चलिए, तो हमने इस प्रश्न को कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ट्रांसलेशन। तो यहाँ कुछ ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू हिंदी और योर मदर टंग। तो आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया, उसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। मैं यहाँ पे रखती हूँ, आपको किताब और कॉपी दोनों हम लोग कोशिश करते हैं। इवान हैड सम हेन्स, इवान के पास कुछ मुर्गियां थीं। ठीक है, इवान हैड सम मीन्स कुछ, इवान के पास कुछ मुर्गियां थीं। नेक्स्ट है, वन डे अ हेन फ्लेव अक्रॉस द फेंस। तो इसका क्या मीनिंग होगा? एक दिन एक मुर्गी उड़कर अक्रॉस द फेन, चार दीवारी की ओर चली गई। ठीक है। शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, उसने एक अंडा दिया गैब्रियल के घर में, उसने एक अंडा दिया गैब्रियल के घर में। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट, इवान की बहू वेंट गई, हिज हाउस उसके घर, टू इंक्वायर इनटू द मैटर, मामले की पूछताछ करने के लिए उसकी बहू उसके घर गई। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली, गैब्रियल की मां ने रूखा जवाब दिया। इट लेड टू अ क्वारल, इसकी वजह से लड़ाई हुई। सून शीघ्र,
इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ स्टार्टेड क्वारलिंग। इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां लड़ना शुरू कर दी। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेन टू पैसिफाई देम। ठीक है, उनके पड़ोसियों को झगड़ा शांत करने के लिए बीच में आना पड़ा। इंटरवेन मतलब बीच में आना। ठीक है, आना पड़ा। तो यहाँ पे हर लाइन का मैंने पूरा ये ट्रांसलेशन देखिए बच्चों बनाया है, लिखा है इसे। मैं फिर से एक बार इसको करा देती हूँ। इवान हैड सम हेन्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इवान के पास कुछ मुर्गियां थीं। वन डे अ hen flew across the fence। एक दिन एक मुर्गी चार दीवारी के उस पार उड़ गई या चली गई भी आप लिख सकते हैं। इवान्स शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। उसने गैब्रियल के घर में एक अंडा दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। इवान की बहू उसके घर मामले की पूछताछ करने गई। फिर है गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली। इसका क्या होगा? गैब्रियल की मां ने रूखा जवाब दिया। इट लेड टू अ क्वारल। ठीक है, इससे झगड़ा हो गया। सून इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ स्टार्टेड क्वारलिंग। शीघ्र ही इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां लड़ने लगी या लड़ना शुरू कर दी, दोनों भी सही होगा। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेन टू पैसिफाई देम। उनके पड़ोसियों को झगड़ा शांत कराने के लिए बीच में आना पड़ा। तो आपका यह खत्म हुआ। एक यहाँ पर बच्चों एक्टिविटी दी गई है, देखिए एक्टिविटी है, यानी इसे हिंदी में गतिविधि कहते हैं। इसको आप कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। अगर करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं इसको। जैसे इस प्रश्न में कह रहा, द फर्स्ट स्टूडेंट राइट्स अ वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। पहला वर्ड जो है ब्लैक बोर्ड पे एक बच्चा लिखता है। द नेक्स्ट स्टूडेंट राइट्स अ वर्ड बिगनिंग विद द लास्ट लेटर द प्रीवियस वर्ड। और जो वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है उससे फिर एक नया वर्ड शुरू करेंगे। और इस तरह से करते करते आपको 20 वर्ड्स तक लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। मैं यहाँ इस क्वेश्चन को भी कर देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? वर्क। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हमें कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। वर्क, वर्क के बाद जैसे ये वर्ड वर्क हुआ, ठीक है, तो ये के से खत्म हुआ, तो अब हमारा नया जो वर्ड है के से ही शुरू होगा। फिर हो गया बच्चों काइट। काइट के बाद आपकी पुस्तक में दिया है ईट। ईट के बाद दिया है बच्चों टॉय। ठीक है, तो यह 4 वर्ड दिया है बच्चों, वर्क, काइट, ईट, टॉय। देखिए वर्क, काइट, ईट, टॉय। और आगे हमको इस तरह से 20 वर्ड्स बनाने हैं। तो चलिए हम लोग 20 वर्ड्स बनाते हैं। अच्छा गेम है, मैं तो अपने बच्चों को ये गेम जरूर कराती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो वर्ड पावर है वह बढ़ता है। टॉय, वाई से क्या होता है बच्चों? हम कुछ भी लिख सकते हैं। येलो, जैसे मान लीजिए येलो हमने लिख दिया, येलो मीन्स पीला। अब ये देखिए डब्लू से खत्म हुआ ये वर्ड। ठीक है, फिर से हम लोग यहां से इसको शुरू करते हैं। येलो, डब्लू से देखिए खत्म हुआ वर्ड, तो हमें डब्लू से कोई वर्ड लेना है। तो डब्लू से हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं? वॉच लिख सकते हैं, WATCH, वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। अब एच से हमारा ये वर्ड खत्म हुआ, तो हम एच लेटर से, तो हम एच से वर्ड लिखेंगे। हैन, हैन लिख दिया हमने। अब हमें एन से लिखना है नया वर्ड, तो हम नेस्ट लिख सकते हैं। नेस्ट मीन्स घोंसला। ठीक है, अब ये लेटर जो है टी से खत्म होता है, तो टी से कौन सा वर्ड लिख सकते हैं बच्चों? हम ट्री लिख सकते हैं, TREE, ट्री। अब TREE ट्री है। अब ई से हमें फिर से एक नया वर्ड लिखना है, तो हम ई से आई लिख सकते हैं। आई मीन्स आंख। फिर ई से हम ईयर लिख सकते हैं, ईयर मीन्स कान। आर से लिखना है तो हम आर से रैट लिख सकते हैं। फिर हमें टी से देखिए लिखना है, टी से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? टी से हम फिर से लिख सकते हैं वर्ड TRAIN, ट्रेन लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 वर्ड थे और हमने कितना वर्ड बनाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हमने बना दिया। 4 वर्ड ये है, 10 11 12 13 वर्ड हमने बना दिया। 7 वर्ड और हमें बनाना है। तो चलिए ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन है, ये एन से खत्म होता है ट्रेन। फिर एन से हम कौन सा लेटर बना सकते हैं? नेल, NAIL, नेल। नेल मीन्स नाखून। एल से हम बना सकते हैं बच्चों लैम्प। आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं जो भी आपको याद है। पी से
पैरट। फिर टी से आ गया बच्चों, तो टी से हम बना सकते हैं टेबल। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड में ई लास्ट होता है, तो ई से हम कौन सा फिर से नया वर्ड बना सकते हैं? ई से हम बना सकते हैं एनिमी, ENEMY, एनिमी मीन्स दुश्मन। अब हमें वाई से, देखिए वाई से लेटर आया ENEMY, एनिमी। मैं इधर लिख दे रही हूँ, नहीं तो ये उल्टा लगेगा कि अरे ई से शुरू हो रहा है। तो वाई से फिर हमारा ये आ गया लेटर, वाई से हम बना सकते हैं YES, यस, यस मीन्स हाँ। एस से हम बना सकते हैं SAD, सैड। डी से हम बना सकते हैं DOO, डॉल। तो हमारा कम से कम लग रहा है लगभग 20 वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के वर्ड गेम जो है, हमें एक्टिविटी हम खुद भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप आज टारगेट लेके बैठे, इनको 50 वर्ड्स बनाने हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों कि हमारा वर्ड का जो पावर है, मीनिंग है, वो बढ़ता है। तो चलिए हमारा ये तो खत्म हुआ आज का हमारा ये चैप्टर। बच्चों एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं या यो टीचर के क्लास से जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे आप लोग हैं, मैं उन बच्चों से एक राय लेना चाहती हूँ कि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप हमें ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मतलब इंग्लिश का हिंदी पढ़ाना सिखाएं। तो बच्चों इसके लिए 2 क्लास शुरू करनी पड़ेगा। एक तो आपको स्पोकन क्लास, जो इंग्लिश से हिंदी का मीनिंग बताना, जो एक स्पोकन क्लास होता है, और एक ग्रामर क्लास होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको ग्रामर क्लास करना है और आपको लगता है कि मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊं, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी समझने के लिए हमें ग्रामर पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश भी हम पढ़कर इंग्लिश बोलना, पढ़ना समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन 100% हम स्पोकन इंग्लिश से सिर्फ नहीं सीख सकते। तो मैं चाह रही थी कि मैं दोनों क्लास शुरू करूं, स्पोकन का भी और ग्रामर का भी। तो ग्रामर का क्लास 1 से शुरू करूंगी और स्पोकन का भी क्लास 1 से शुरू करूंगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगी मैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात लिख के दीजिए कि आपको मैं ये क्लास शुरू करूं आपके लिए, ग्रामर और स्पोकन का दोनों, या नहीं करूं। अगर आप करना चाहते, पढ़ना चाहते हैं ग्रामर का क्लास मुझसे, तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बोलिए कि यस मैम आप क्लास शुरू करिए। तो अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का अगर लगेगा कि ज्यादा बच्चे पढ़ने चाहते हैं ग्रामर की क्लास, तो मैं ग्रामर की क्लास शुरू करूंगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग चैप्टर 7 जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन पढ़ेंगे। ठीक है।